तो हेलो बच्चों, मैं रज़ी अख्तर। आज शुरू करेंगे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम की। ये थर्ड वीडियो है और इसमें डिस्कस करना है बच्चे हमें बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई तो अब ये आया कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एटम में कैसे सिचुएटेड होते हैं, कैसे प्लेस्ड होते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जे थॉमसन मॉडल जो एक्सेप्टेड है आपके एनसीईआरटी में है, जे थॉमसन मॉडल आया, फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आया और उनके लिमिटेशंस थे। नहीं, उनके मोस्ट ऑफ द लिमिटेशंस को ओवरकम किया बोर्स ने। तो हमें एक्चुअली पढ़ना है बोर्स एटॉमिक मॉडल, फिर इनका जो भी मैथमेटिकल ट्रीटमेंट है स्टेटमेंट के बाद, और इनके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो ये आपके कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। और बहुत मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा आप ध्यान से सुनेंगे। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में कई सारे पोस्टुलेट्स दिए गए और इसमें कहा गया कि न्यूक्लियस लाइज एट सेंटर ऑफ एटम विच कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब अगर कोई एटम है तो उसके सेंटर पे, ये रदरफोर्ड ने भी बोला था कि सेंटर पे क्या है, न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है आप जानते हो, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन के अबाउट कहा गया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन स्फेरिकल पाथ, और दिस स्फेरिकल पाथ आर कॉल्ड ऑर्बिट एनर्जी लेवल। तो देखो ये सिंपल सी बात ये रदरफोर्ड से ही ली गई है। इसमें कहा गया कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ, या आप स्फेरिकल पाथ कह सकते हो। इस पाथ को आप कहेंगे ऑर्बिट या फिर एनर्जी लेवल। जैसे देखिए, जैसे अगर हम जैसे सपोज करो ये आपके पास है न्यूक्लियस, तो इसने कहा कि इसके अराउंड बहुत सारे स्फेरिकल पाथ होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। तो ये जो स्फेरिकल पाथ है, इस पाथ को आप कहते हो ऑर्बिट। ये आपका क्या है, न्यूक्लियस है बच्चों। तो इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, मूव करता है। ठीक है। तो ये था दूसरा पोस्टुलेट। अब आइए पोस्टुलेट नंबर थर्ड में कहा गया कि जो अट्रैक्टिव फोर्स इज काउंटर बैलेंस बाय सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो अब एक सवाल ये आया कि जैसे ये आपके पास है न्यूक्लियस और इसके अराउंड फर्स्ट ऑर्बिट में जस्ट सपोज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो देखो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो इसको आप कहेंगे न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स। दिस इज कॉल्ड NAF, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है, दो अपोजिट चार्ज के बीच डेवलप हुआ बच्चों। अब कहा कि ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा अराउंड सर्कुलर पाथ तो एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपेटल फोर्स। तो ये जो बाहर लग रहा है वो आपका सेंट्रीपेटल फोर्स है, और जो अंदर है वो न्यूक्लियर फोर्स है। नहीं, तो बोर्स ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा कि ये दोनों फोर्स काउंटर बैलेंस होता है, बराबर हो जाता है। तो जब बराबर हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है सर्कुलर पाथ में मूव करता रहेगा। इसलिए यहाँ पे देखिए कहा गया कि जो आपका न्यूक्लियर फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर होगा। तो जैसा कि आप जानते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलॉम लॉ से आप जानते होंगे 1/4πε0, इसको आप K भी लिख सकते हो, K E1E2/R²। चार्ज न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, और दोनों के बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर। और जब आप सेंट्रीपेटल फोर्स निकालते हो तो ये mv²/r होता है। ठीक है। इन दोनों को आप बराबर कर देंगे तब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता रहेगा, घूमता रहेगा। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ये बताई गई, ये फोर्थ वेरी इंपॉर्टेंट है। रदरफोर्ड ने भी कहा था कि न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। नहीं, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट आया कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल अनदर चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व करेगा, जो मूविंग चार्ज पार्टिकल है वो कंटिन्यूअसली एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन।
तो अगर कोई मूविंग चार्ज पार्टिकल एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, तो और आपने सर्कुलर पाथ के अराउंड उसको रिमूव कराया, रिवॉल्व कराया, वो तो स्पार्क पाथ बना के आके न्यूक्लियस में गिर जाएगा और डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये बात रदरफोर्ड से जब पूछी गई थी तो उन्होंने नहीं बताया था, नहीं, तो उसको ओवरकम किया बोर्स एटॉमिक मॉडल ने ये कॉन्सेप्ट देकर। इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट में, चाहे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्बिट बना लो, लेकिन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा बच्चों जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई के बराबर होगा। नहीं, तो इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर सकता है, या इलेक्ट्रॉन को सिर्फ उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करने की इजाजत है जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो h/2 पाई के, h/2 पाई के इंटीग्रल मल्टीपल हो। जैसे देखिए, अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी इंटू आर, ये mv/r है। नहीं, तो इसे, ये तो सिंपल मोमेंटम है और r से डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh/2 पाई आएगा। तो m यहाँ पे क्या है बच्चे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, v वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, r रेडियस है और n ऑर्बिट नंबर है जो कि 1 2 3 4 कुछ भी ले सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ आई एम सॉरी, ये देखो बच्चे, ये आपका 1 2 3 4 5 ऑर्बिट है ना। मान लीजिए इसका एंगुलर मोमेंटम आ गया आपका h/2 पाई, तो इलेक्ट्रॉन इसमें रिवॉल्व कर सकता है। इसका आ गया 1.5 h/2 पाई, तो इसमें रिवॉल्व नहीं करेगा। इसका आ गया आपका 3 h/2 पाई, तो इसमें रिवॉल्व करेगा। इसका आ गया h/2 पाई, तो ये रिवॉल्व करेगा। ये मान लो आ गया आपका 3.5 h/2 पाई, तो इसमें रिवॉल्व नहीं करेगा। तो सिर्फ उसी में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल हो। ठीक है, मतलब या तो h/2 पाई हो, ठीक है, या फिर h/पाई हो, या फिर 3h/2 पाई हो, गेटिंग, या 2h/पाई हो, ऐसी। नहीं, फ्रैक्शन में अगर आएगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, तो ये याद रखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, एंगुलर मोमेंटम इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। और h क्या है, h को आप कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, आप जानते ही हो। इसकी वैल्यू 6.62 इंटू 10 का पावर 34 जूल सेकेंड होता है बच्चों। अब आइए, इस पे बेस्ड मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा है कि इफ एंगुलर मोमेंटम फॉर हाइड्रोजन, फर्स्ट ऑर्बिट की बात हुई है, इज x। मान लीजिए कि ये न्यूक्लियस है और ये फर्स्ट ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में घूम रहा है और इसका एंगुलर मोमेंटम mv/r इक्वल टू क्या है, h है, या nh/2 पाई, n की वैल्यू 1 पुट कर दो तो h/2 पाई क्या है, x है। देन फाइंड एंगुलर मोमेंटम फॉर Li2 प्लस इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो लिथियम डुप्लेट आयन, क्योंकि देखो बोर्स एटॉमिक मॉडल के लिए एक लिमिटेशन ये है कि ये ओनली वैलिड है फॉर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। मतलब वैसा जिसके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो उसी पे ये वैलिड होता है बच्चों, आप पहले से भी जानते हो। तो आप देखिए, कहा गया कि अगर एंगुलर मोमेंटम फॉर हाइड्रोजन फर्स्ट ऑर्बिट में अगर घूम रहा है तो उनकी वैल्यू x है। तो आप बताइए, अगर लिथियम के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उनका एंगुलर मोमेंटम क्या आएगा। तो देखो बच्चे, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, mv/r इक्वल टू nh/2 पाई। तो n की वैल्यू आप 1 पुट कर दो तो ये तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई ना, तो चाहे किसी में भी मूव करे फर्स्ट ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू सेम आएगी। नहीं, इसका मतलब ये भी क्या होगा, x होगा। तो इस तरह क्वेश्चन आपको नीट में मिल सकते हैं बच्चों। तो आई होप ये पोस्टुलेट आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों। कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट जंप करेगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। अगर किसी इलेक्ट्रॉन को
लो ऑर्बिट से हाई ऑर्बिट जंप कराओगे, कूदाओगे, तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, है ना, इन द फॉर्म ऑफ फोटोन कह सकते हो आप। और अगर हाई एनर्जी लेवल टू लो एनर्जी जंप करेगा तो वो एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो देखिए कहा गया कि व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हाई एनर्जी लेवल, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, एंड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी का लेन देन होगा वो पैकेट में होगा, क्वांटा के फॉर्म में होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन एक पैकेट सर्टेन अमाउंट गेन करेगा तो वो फिर हाई एनर्जी लेवल पे जा सकता है। ठीक है, तो जैसे देखिए जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है आपके पास बच्चों, ये पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है। मान लेते हैं कि थर्ड ऑर्बिट से कूद के इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में आया, तो वो थर्ड ऑर्बिट में जब था तो हाई एनर्जी लेवल पे था, फर्स्ट पे कम एनर्जी लेवल पे है। तो देखिए ये एनर्जी इमिट कर रहा है, तो इसके एक फोटोन को पकड़ के उसकी एनर्जी फाइंड करो, तो E इक्वल टू एस बाई लेमडा होता है, आप जानते हो भी। ठीक है, और अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट से जंप करके थर्ड ऑर्बिट में जाएगा तो आपको एनर्जी देनी होगी बाहर से, तो वो एनर्जी गेन करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। तो उस फोटोन की भी एनर्जी हम मेजर कर सकते हैं इक्वल टू एस बाई लेमडा से। अब मान लीजिए इसकी एनर्जी फिक्स हो गई, इसकी एनर्जी फिक्स हो गई। ठीक है, जैसे सपोज करो इसकी एनर्जी है -13.6 और इसकी है -3.5 इसकी, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने के लिए वो अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए जो इसके बीच गैप है ना, मान लो 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट हो तो उसको सेकेंड ऑर्बिट में लाने के लिए आपको 10.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी देनी होगी, और ये एक पैकेट में दिया जाएगा। अगर आप 10.1 से कम दोगे तो ये नहीं आएगा, ये इलेक्ट्रॉन जब तक के टोटल अमाउंट आपको नहीं दोगे एनर्जी तब तक ये जंप नहीं करेगा। ठीक है, और अगर सेकेंड से फर्स्ट में आएगा तो इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी वो रिलीज कर देगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। ठीक है, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये था पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, नहीं, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है तो वो परमिसिबल ऑर्बिट है कि नहीं है, स्टेशनरी ऑर्बिट है कि नहीं है, ये पता करने के लिए आप क्या करोगे, चेक करोगे उनका एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो उसका एंगुलर मोमेंटम अगर h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल हुआ तो वो ऑर्बिट आपका स्टेशनरी ऑर्बिट कहलाएगा, परमिसिबल ऑर्बिट कहलाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, और अगर परमिसिबल नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट क्या हुआ बच्चे कि अगर इलेक्ट्रॉन जंप करता है लो टू हाई तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, क्वांटा के फॉर्म में, और अगर हाई टू लो जंप करेगा तो एनर्जी इमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, नहीं, जिसको आप मेजर कर सकते हो अगेन E इक्वल टू एस बाई लेमडा से। अब देखिए जब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की बात आई तो उनसे पूछा गया था कि आपने कहा कि न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, तो क्या आप उस सर्कुलर पाथ का डिस्टेंस मेजर कर सकते हो फ्रॉम न्यूक्लियस, क्या आप ऑर्बिट बता सकते हो। तो रदरफोर्ड अपने एटॉमिक मॉडल में इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे, तो ये था उनका लिमिटेशन, लेकिन बोर्स ने इनको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो देखिए मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल, इसमें हम कई केसेस देखेंगे बच्चों। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट केस देख रहे हैं, पहला केस है आपका कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट। कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट क्या मतलब बच्चे, मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो न्यूक्लियस से ये देखो ऑर्बिट्स हैं मान लेते हैं। अब कॉन्सेप्ट यह आया कि न्यूक्लियस से फर्स्ट ऑर्बिट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेकेंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, ऐसी फोर्थ का क्या होगा, ऐसी फिफ्थ का क्या होगा, और ऐसी सिक्स का क्या होगा। नहीं, तो ये डिस्टेंस आपको बताना है स्पेसिफिकली किसके लिए, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, चाहे वो हाइड्रोजन हो या हीलियम आयन हो, लिथियम पे 2 आयन हो, बेरिलियम पे 3 आयन हो, बोरॉन पे 4 आयन हो। ठीक है, तो उनके लिए। तो देखो बच्चे इसका मैथमेटिकल ट्रीटमेंट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस ऑफ वेरियस ऑर्बिट। तो लेट्स सी बच्चों, आप देखो एक स्टेटमेंट बोला गया था ना
जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। ये देखा था हम लोगों ने कि न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब आप देखो बच्चे क्या करेंगे, जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो है के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखा था आपने, के को आपने 1/4πε0 भी बोला था, और जो सेंट्रीपिटल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो mv स्क्वायर अपॉन आर है। तो इसका ये आर आर हमने कैंसिल कर दिया। और अब आइए एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू nh/2π, ये बोर्स एटॉमिक मॉडल बोलता है भाई। तो यहाँ से जब आप वेलोसिटी निकालोगे तो nh/2π mv आ जाएगा, m और r है, सॉरी एम आर को नीचे ले आते हैं हम लोग। समझ में आया कि नहीं आया बच्चे? तो अब आप क्या करो, यहाँ पे इस v की वैल्यू को पुट कर दो, इसमें v स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए m, यहाँ देखो n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर m स्क्वायर r स्क्वायर। तो ये r से r क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये r आपको फाइंड करना है। तो ये r फाइंड करना, तो क्या आ जाएगा, m n स्क्वायर स्क्वायर अपॉन 4π m स्क्वायर, नीचे के z स्क्वायर आ जाएगा। आप देखिए ये r आपको निकालना है, तो इसको क्रॉस ले आओ यहाँ और इसको नीचे ले जाओ। तो ये r इक्वल टू m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4π m स्क्वायर के z स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए, तो ये आ गया आपका। अब आप देखो यहाँ पे ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू, ये कांस्टेंट वैल्यू, सारी कांस्टेंट वैल्यू की और सबकी वैल्यू हमें मालूम होती है। तो उन सब की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो। तो r इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम आएगा, एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रम। तो हमें ये याद रखना है, बाकी सब भूल जाओ नहीं। तो देखिए r nth, किसी भी ऑर्बिट के न्यूक्लियस से उनका डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड। तो जेड तो एटॉमिक नंबर है और एन क्या है बच्चों, ऑर्बिट नंबर। तो अगर आपसे कहे फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन के लिए, फर्स्ट ऑर्बिट और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस बताइए। ये मान लो ये फर्स्ट ऑर्बिट है, तो आप क्या लिखेंगे, 0.529, एन की वैल्यू 1, जेड की वैल्यू 1 एंगस्ट्रम। ये डिस्टेंस होगा आपका फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। सेकेंड के लिए क्या करेंगे बच्चे, तो देखिए इसमें लिखेंगे 0.529, अच्छा एन की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 4 और जेड की वैल्यू 1, ये 4 टाइम्स बढ़ा। ठीक है, उसी तरह से थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जिसका भी चाहो आप निकाल सकते हो क्या, रेडियस। तो रेडियस फाइंड करने का ये फॉर्मूला आपके पास है, और याद रखना ये एंगस्ट्रम है। इसको आप मीटर में, सेंटीमीटर में, नैनोमीटर में, पिकोमीटर में, जिसमें चाहो कन्वर्ट कर सकते हो। अब आप देखिए बच्चों, जब आपने रेडियस फाइंड कर लिया तो उस सर्कुलर पाथ का आप डायमीटर भी निकाल सकते हो। नहीं, ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप भाई कि ये आपके पास क्या न्यूक्लियस है। ठीक है, तो अगर आप इस न्यूक्लियस से यहाँ तक के डिस्टेंस को निकालते हो तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी तो मेजर हो जाएगा, दैट इज डायमीटर। तो डायमीटर निकालने के लिए जो भी रेडियस फाइंड करोगे उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। सरकमफ्रेंस जो कि 2πr होता है, तो जब r मिल गया और 2π की वैल्यू कांस्टेंट ही होती है भाई, 2 इंटू 3.14, और r की जो भी वैल्यू आप फाइंड करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जिसमें भी, उससे मल्टीप्लाई करके उसका आप सरकमफ्रेंस निकाल सकते हो। नेक्स्ट आप एरिया भी पता कर सकते हैं बच्चे। एरिया क्या होता है, 4πr स्क्वायर। तो r तो आपके पास है ही, और पाई आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू जो भी r की वैल्यू आप फाइंड करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए, उसकी वैल्यू का स्क्वायर निकाल दोगे तो आपको एरिया मिल जाएगा बच्चों। नहीं तो जिस सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा उस सर्कुलर पाथ का आप रेडियस कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड हो, व्हाटएवर, और डायमीटर निकाल सकते हो, आप सरकमफ्रेंस भी निकाल सकते हो, और आप एरिया भी निकाल सकते हो। अब आइए क्वेश्चन दिया गया है सिंपल सा, फाइंड रेडियस, सरकमफ्रेंस, एरिया एंड डायमीटर ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। बहुत ध्यान से देखो बच्चे, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू 3 है और z की वैल्यू 1 है, दैट्स इट। रेडियस क्या आएगा बच्चे, 0.529 n स्क्वायर अपॉन z, n की वैल्यू 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, नीचे z है 1, तो क्या आ गया बच्चे दिस। तो 0.529 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको रेडियस
मिल जाएगा थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए। डायमीटर के लिए जो आया उसको 2 से मल्टीप्लाई किया, देखो 9 से 18 हो गया। सर्कमफ्रेंस के लिए 2 पाई आर, तो 2 पाई आर की वैल्यू आप 5 to 9 इंटू 9 एंगस्ट्रम निकाल चुके हो। और एरिया के लिए क्या करेंगे आप 3.14 इंटू 0.529 इंटू 9 का पूरा स्क्वायर कर दीजिए और इसको सॉल्व कर दीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो आई होप ये बहुत सिंपल है बच्चों, नहीं लेकिन ये है कि आपको डेटा याद होना चाहिए। अब देखिए इस पे एक और क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। फाइंड रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन। तो देखो बच्चों, ये हाइड्रोजन के लिए रेडियस निकालोगे तो 0.529 n स्क्वायर, इसको मान लेते हैं n1 स्क्वायर अपॉन z1, ये हाइड्रोजन के लिए, और हीलियम के लिए n2 स्क्वायर अपॉन z2। आप इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाएगा ना भाई, तो आपके पास जो रेशियो का फॉर्मूला आएगा n1 स्क्वायर अपॉन z1, वन केमिकल स्पेसीज के लिए, दूसरे के लिए z2 अपॉन n2 स्क्वायर, ये सेकेंड केमिकल स्पेसीज के लिए। तो अब आप देखिए बच्चे, जैसे आपसे कहा गया है कि फोर्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, तो n की वैल्यू 4 लिखिए, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। हाइड्रोजन का z इक्वल टू 1 होता है बच्चों। अब दूसरा आपके पास है हीलियम आयन, हीलियम के लिए z क्या लेते हैं आप लेते हैं 2, और किस ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, तो सेकेंड ऑर्बिट का मतलब n स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो 4 4 जा कितना होता है भाई 16, तो ये आ गया आपका 8:1 का रेशियो। नहीं तो रेशियो निकालना होगा रेडियस का, तो n1 स्क्वायर अपॉन z1 इंटू अपॉन z2 अपॉन n2 स्क्वायर, इस फॉर्मूला से आप फाइंड कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया बच्चे टू फाइंड रेडियस। और सिंपल जो स्कूल में पूछेगा तो वो तो बोलेगा फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट की वैल्यू बताओ, तो उसमें तो आप n की वैल्यू पुट करना, और जिसके लिए पूछे उसमें z की वैल्यू आप पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास एक न्यूक्लियस है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये मान लिया फोर्थ ऑर्बिट है आपका, और फोर्थ ऑर्बिट ऑफ व्हाट, ये है Li2 पॉजिटिव। अब आपसे कहेगा कि ये डिस्टेंस पता करो, तो आप क्या यूज करेंगे फॉर्मूला बच्चे, R फोर्थ ऑर्बिट निकालना है आपका 0.529 इंटू n स्क्वायर करेंगे आप, तो n स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1, देखो ये एंगस्ट्रम में आ गया, तो आप 16 से इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस। सॉरी लिथियम लिया आपने, ये हाइड्रोजन के लिए हुआ, ये जो हमने निकाला है ये है फॉर हाइड्रोजन, दिस इज फॉर हाइड्रोजन। अच्छा अब आपको निकालना किसके लिए था, फोर्थ ऑर्बिट ऑफ Li2 पॉजिटिव के लिए, तो अगेन 0.529 इंटू 16 अपॉन z जब करेंगे तो लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आप कहेंगे 3। ठीक है, इसका मतलब हाइड्रोजन का जो शेल है, ऑर्बिट है, वो ज्यादा डिस्टेंस पे है एज कंपेयर टू लिथियम 2+। होना भी चाहिए क्योंकि लिथियम पे न्यूक्लियस का पावर ज्यादा है, तो वो उसको अपनी तरफ खींचेगा तो साइज कम हो जाएगा बच्चों। अब देखिए कुछ क्वेश्चन और है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के आते हैं, जैसे कहा गया कि द रेशियो ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन बताइए क्या आएगा। मतलब ये कि न्यूक्लियस है पहला, दूसरा, तीसरा, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, तो इन तीनों का रेशियो आपसे पूछा गया है बताइए। ठीक है, तो देखो ये आया 1:4:9, कैसे, फॉर्मूला क्या है आपके पास, फिर से वही
5 to 9 n स्क्वायर अपॉन z। तो यहाँ पे n की वैल्यू और z की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू z की वैल्यू 1 है। तो और इसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे 2 है तो z की वैल्यू तो 1 है लेकिन n की वैल्यू 4 हो गई और यहाँ पे 9। और बाकी चीजें सब में कॉमन है तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप रेशियो निकालोगे। तो आपका आंसर आया बच्चे 1:4:9। तो योर करेक्ट आंसर इज 1:4:9। ठीक है, अब आप देखिए फिर से फाइंड द रेशियो ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम डुप्लेट आयन, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम सिंगलेट आयन और सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। इनका आपको रेडियस रेशियो फाइंड करना है बच्चों। तो इसके लिए सेकेंड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 4 2 का पावर 2 और नीचे 3 क्योंकि z आप 3 लेंगे इसका। सेकेंड के लिए आइए तो ऑर्बिट सेकेंड है तो अगेन 4 और हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 2। अब आइए हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन के लिए भी n स्क्वायर आपने किया सेकेंड ऑर्बिट में तो 4/1, तो ये आ गया इतना। लेकिन आप इसको क्या करोगे, आप इन्हें होल नंबर बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इंटू 6 3 से डिवाइड होगा तो 2 इंटू 4 8 आया। यहाँ पे कितना आया बच्चों, देखिए 6 इंटू 4 24/2 तो 12 आ गया और 6 24। अब इसका सिंपलेस्ट रेशियो और निकाल सकते हो आप, तो ये आएगा 2, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए सबको तो 2 3 6। तो फाइनल आंसर आपका ये होगा 2 3 एंड 6। गेटिंग और नॉट। तो कोई भी केमिकल स्पीशीज दे दे लेकिन आप याद रखना कि वो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक होना चाहिए, नहीं। तो आप देखिए नेक्स्ट है फाइंड रेशियो ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ Li2 प्लस सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन एंड फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन। समझ रहे हैं बच्चों। तो देखिए R3Li2 पॉजिटिव, R2He पॉजिटिव, R1H। तो फिर से आप देखिए थर्ड ऑर्बिट के लिए n स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9। लिथियम का एटॉमिक मास कितना, एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई 3। अगेन हीलियम के लिए सेकेंड ऑर्बिट है तो 4/2 और हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट है तो 1/1। तो इनका जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका 3:1, 3:2:1, है ना। देखो इसको काट दो, इसको आप, ये तो 3 हो गए, ये 2 और ये 1 है, सिंपलेस्ट रेशियो में आ ही गया पहले। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा गया आपसे, सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, थर्ड ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन एंड फोर्थ ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन का रेशियो बताओ। तो सेकेंड ऑर्बिट का मतलब 4/1 हाइड्रोजन के लिए, थर्ड ऑर्बिट है तो 9/2 और फोर्थ ऑर्बिट है 16/3। अब आप इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए क्या करोगे बच्चे, तो इसको आपने मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 6 से। तो 6 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया आपका कितना 24, 9 3 27 और 16 2 32। तो फाइनल आंसर हो गया आपका 24 27 32। गेटिंग और नॉट। तो रेडियस रेशियो तो आप निकाल सकते हैं बहुत इजी वे में भाई, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। और किस केमिकल स्पीशीज का रेडियस ये जानना चाहेंगे आपसे, किस ऑर्बिट में ये आप निकाल सकते हो, है ना। अगर हाइड्रोजन है तो Z की वैल्यू 1 पुट कर लेंगे और अगर कोई और केमिकल स्पीशीज है उसके करस्पॉन्डिंग आप Z की वैल्यू पुट करना, जैसे हीलियम के लिए आप 2 पुट करते हो, लिथियम के लिए 3, बेरिलियम ट्रिपलेट आयन के लिए 4। अब आइए कैलकुलेशंस ऑफ वेलोसिटी। कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटीज क्या मतलब बच्चे, कि पूछा गया कि देखिए ये सर्कुलर पाथ है और आप कहते हैं सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, मूव करता है। कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा, पहले ऑर्बिट में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो ये आपको बताना होगा कि किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से रिवॉल्व कर रहा है, ये आप बता पाओगे विद द हेल्प ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो हमें पता करना है कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी। तो अगेन देखो बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियर फोर्स एंड सेंट्रीपेटल फोर्स दोनों बराबर होता है। तो यहाँ देखिए फिर से आया आपका कौन सा,
इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ MVR, दैट इज बोल्स एटॉमिक मॉडल, MVR इक्वल टू NH by 2 पाई, वहां से M and V की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो अब आप देखिए R से एक R कैंसिल हुआ, MV स्क्वायर के बदले हमने लिख दिया यहाँ पे, देखिए MV स्क्वायर के बदले आप यहाँ पे M इंटू V कर लो, V स्क्वायर को, ठीक है। तो K ZE स्क्वायर अपॉन R, MV की वैल्यू NH by 2 पाई R, देखिए यार R कैंसिल हो गया और यहाँ से हमने V फाइंड किया, तो जी V फाइंड किया तो आपको मिला K ZE स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन NH। तो देखिए कांस्टेंट क्या क्या है बच्चों, K कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट है, H कांस्टेंट है। तो वेरिएबल सिर्फ दो है आपके पास, दैट इज Z और N। तो वेलोसिटी इन सारी वैल्यू को पुट करोगे तो आपको मिलेगा 2.18 इंटू 10 का पावर 6, ऊपर क्या है Z अपॉन N, मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे आप ऑर्बिट बढ़ाओगे, डिनोमिनेटर में आप n की वैल्यू पुट करेंगे तो वेलोसिटी कम होगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा बच्चों, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, और कितनी एग्जैक्ट वैल्यू होगी दैट कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। बहुत आसान है बच्चों। V1 बताइए हाइड्रोजन के लिए, तो कहोगे 2.18 इंटू 10 का पावर 6 मीटर पर सेकेंड। तो हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी से मूव करेगा, सेकंड में कितना करेगा भाई, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, थर्ड में 3 से डिवाइड कर देंगे, फोर्थ में 4 से डिवाइड कर देंगे, ऐसी, ठीक है। और किसी और केमिकल स्पीसीज के लिए बोले तो उसमें Z की वैल्यू पुट करेंगे और फिर किस ऑर्बिट में पूछ रहा है उनके n से डिवाइड कर दीजिए और आप पता कर लीजिए वेलोसिटी। नहीं तो आप क्या करो बच्चे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स ऑर्बिट तक आप फाइंड करो क्या, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम, अप टू 6 फाइंड करिए, ठीक है। फिर हीलियम के लिए फाइंड करिए प्रैक्टिस के लिए, फिर लिथियम आयन के लिए फाइंड करिए, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका वेलोसिटी 2.18 इंटू 10 का पावर 6 Z अपॉन N। वहां पे N स्क्वायर अपॉन Z था, N स्क्वायर ऊपर था और Z नीचे था, यहां पे Z ऊपर है, N नीचे है बच्चे। तो आप कह सकते हो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z अपॉन N। अब आप देखिए एक और टर्म है इसी से रिलेटेड, देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, दैट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, एक सर्कुलर पाथ में एक कंप्लीट चक्कर लगाने में, रिवॉल्व करने में कितना टाइम खर्च होगा। नहीं तो ये आप लिखते हो 2 पाई R अपॉन V, 2 पाई R अपॉन V। तो जैसा कि आपने देखा था बच्चों, ये जो R है वो N स्क्वायर अपॉन Z के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अभी देखा आपने वेलोसिटी को कि वेलोसिटी Z अपॉन N है, वेलोसिटी Z अपॉन N है, तो N ऊपर चला जाएगा तो N का पावर Q हो गया। तो टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N का पावर क्यूब अपॉन Z स्क्वायर, ठीक है। तो अगर आपको दो केमिकल स्पीसीज दिया जाए और उनका टाइम पीरियड रेशियो पूछा जाए इन वेरियस ऑर्बिट, तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, N1 का पावर क्यूब अपॉन N1 का स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर अपॉन N2 का पावर क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया टाइम पीरियड का रेशियो निकालने के लिए। आपसे कहेगा कि हमारे पास हीलियम है, ठीक है, हीलियम आयन है, सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, उसका टाइम पीरियड, और हमारे पास लिथियम डुप्लेट आयन है वो थर्ड पीरियड में घूम रहा है, उसका रेशियो, दोनों का रेशियो बताइए, तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। नहीं अगर आपसे बोला है हीलियम है सेकंड ऑर्बिट में, तो n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो 8 हो जाएगा, और चूंकि हीलियम है तो हीलियम का एटॉमिक नंबर भी 2 होता है भाई, तो ये नीचे 4 आएगा, तो 8/4। आगे चलिए, अब बोला गया लिथियम तो 9, लिथियम अगर बोला गया तो 3 का पावर क्या कर दो, 3 का पावर 2, तो क्या हो गया 9। और अगर फोर्थ ऑर्बिट बोल रहा है तो n की वैल्यू आप 4 पुट करिए और 4 का क्यूब निकाल दीजिए, ठीक है, तो 64 हो जाएगा। अगर आपको याद हो बच्चों कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड होता है, इसका मतलब फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो आप कह सकते हो Z स्क्वायर अपॉन N का पावर क्यूब। जैसे ये N का पावर क्यूब अपॉन Z स्क्वायर था तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा अभी। तो अगर आपको दो केमिकल स्पीसीज की फ्रीक्वेंसी की रेशियो निकालनी हो तो Z1 स्क्वायर अपॉन N1 का पावर क्यूब इंटू N2 स्क्वायर अपॉन Z2 का पावर
2 करेंगे आप। ये फ्रीक्वेंसी रेशियो हो गया। वेलोसिटी रेशियो आपने देखा ही था, Z1 अपॉन N1 इंटू N2 अपॉन Z2, और रेडियस भी देख लिया आपने। तो 4 चीजें आपके पास आ गई जिनका रेशियो निकाल सकते हो, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, रेडियस, और रेशियो पे ही क्वेश्चन आते हैं बच्चों, है ना, क्योंकि इससे कैलकुलेशन खासकर नीट और आईटी मेंस में इस तरह के क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिलने के चांसेस हैं। तो T1 अपॉन T2 इक्वल टू N1 का पावर क्यूब अपॉन Z1 स्क्वायर इंटू N2 स्क्वायर अपॉन N2 का पावर क्यूब, ये हो गया टाइम पीरियड रेशियो। इसका उल्टा कर दीजिए, फ्रीक्वेंसी रेशियो आएगा, वेलोसिटी और आपने रेडियस तो देख ही लिया। ये 4 चीजें आपको एकदम टिप्स पे होना चाहिए विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन सेकेंड ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन थर्ड ऑर्बिट। कहा गया फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन सेकेंड ऑर्बिट और वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन थर्ड ऑर्बिट। तो देखो फॉर्मूला Z1 अपॉन N1 इंटू N2 अपॉन Z2, ये आपके पास N2 और ये Z2 है। तो आप ये बताइए, हाइड्रोजन के लिए Z1 की वैल्यू 1 और ऑर्बिट क्या है सेकेंड तो 2, और दूसरा क्या है थर्ड ऑर्बिट है और 1, तो 2/3, ये 2/3 आ गया, 2:3 को रेशियो आ गया। ठीक है, फाइंड रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन इन फर्स्ट ऑर्बिट एंड वेलोसिटी ऑफ लिथियम 2 आयन इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो फिर से Z1 अपॉन N1 इंटू N2 अपॉन Z2 करो, तो हाइड्रोजन के लिए Z1 की वैल्यू 1, फर्स्ट ऑर्बिट में है तो ये भी 1, तो 1/1 इंटू सेकेंड ऑर्बिट, सॉरी ये भी फर्स्ट ऑर्बिट है बच्चों, लिथियम आयन के लिए तो N1 की वैल्यू 1, लेकिन Z की वैल्यू आपको 3 लेनी होगी, तो 1/3 आ गया, 1:3 का रेशियो आएगा ये। इट्स वेरी वेरी सिंपल। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट बोर्स एटॉमिक मॉडल। अब आइए, ये क्वेश्चन है फाइंड रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हीलियम आयन एंड टाइम पीरियड ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ बेरिलियम डुप्लेट आयन। तो फॉर्मूला क्या है, N1 का पावर क्यूब अपॉन Z1 स्क्वायर इंटू Z2 स्क्वायर अपॉन N2 का पावर क्यूब। तो हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट ऑर्बिट है बच्चे, तो 1 का पावर क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा ना बच्चों, और हाइड्रोजन सॉरी ये हीलियम है, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर करोगे तो क्या जाएगा 4। फिर देखिए Z2, लिथियम आपका Z क्या होता है बच्चे, बेरिलियम है तो Z4 होगा, तो 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और ऑर्बिट आपका थर्ड है तो 3 का पावर क्यूब करोगे तो कितना आएगा भाई 27। सॉल्व करिए, आएगा 4/27। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में रेशियो ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछता तो ये जस्ट पलट दो इसको, ये क्या होगा इन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी रेशियो क्या आ गया बच्चे 27/4, और टाइम पीरियड रेशियो क्या आ गया 4/27। तो दोनों में अगर कोई एक फाइंड कर लेंगे तो दूसरा आप फाइंड कर सकते हो। अब आइए सेकंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम। तो सेकंड ऑर्बिट का मतलब हो गया 2 का पावर 8, और हीलियम है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है तो 4 इंटू लिथियम थर्ड ऑर्बिट है बच्चे, थर्ड ऑर्बिट है तो ऊपर क्या आएगा Z, है ना, ये Z2। तो लिथियम के लिए क्या हो जाएगा, लिथियम 3 होता है भाई, तो 3 का क्यूब करोगे तो स्क्वायर करोगे तो 9, है ना, और ऑर्बिट कौन सा आपका थर्ड है तो 27, तो 9 3 जा 27, तो 8, तो ये आ जाएगा 2/3, 2:3 का रेशियो आ गया। नहीं, और सेम है देखो फ्रीक्वेंसी रेशियो पूछ रहा है तो ये 3/2 होगा, बात खत्म। तो जो टाइम पीरियड का रेशियो होगा उसका अपोजिट फ्रीक्वेंसी का रेशियो होगा, जो रेशियो फ्रीक्वेंसी का होगा टाइम पीरियड के लिए जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको टाइम पीरियड निकालना हो तो उसके लिए भी आपके पास फॉर्मूला है, वो भी निकाल सकते हैं। फ्रीक्वेंसी निकालना हो तो उसके लिए भी फॉर्मूला है, आप निकाल सकते हो। नहीं, पर्टिकुलर ऑर्बिट में जहां भी चाहो आप निकाल सकते हो। अब आइए बच्चों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी। नहीं कि अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट एंड सिक्स्थ ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी वैल्यू क्या होगी। हाइड्रोजन के लिए, हीलियम आयन के लिए, लिथियम डुप्लेट आयन के लिए, बेरिलियम ट्रिपलेट आयन के लिए।
तो ये भी बहुत आसान है, आप ये डिटेक्ट कर पाओगे बच्चों। नहीं तो देखिए टोटल एनर्जी क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप जानते हो क्या होता है, हाफ mv²। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, kZe² अपॉन r। फिर से देखिए यहाँ पे kZe² अपॉन r², ये पोटेंशियल एनर्जी है, mv² अपॉन r के बराबर होता है बच्चों। ठीक है, तो यहां से r कैंसिल करके mv² की वैल्यू ले आओ और उस mvr की वैल्यू को इसमें पुट कर दो इसके बदले, तो ये हो जाएगा हाफ kZe² अपॉन r माइनस kZe² अपॉन r। तो ये आधा है और ये पूरा है तो माइनस में है, तो ये माइनस हो जाएगा बच्चे। और आप क्या करो, r की वैल्यू आपको मालूम है, हम निकाल चुके हैं पहले, n² h² अपॉन 4 m kZe²। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 m k² z² e का पावर 4 अपॉन n² h²। तो आप देखो सिर्फ ये दो वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है। नहीं, दैट मीन्स कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, z अपॉन n²। अब आपको इन सब की वैल्यू पुट करनी है। नहीं, जब आप इन सब की वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, तो देखिए 2.18 इंटू 10 का पावर माइनस 18 Z² अपॉन n² जूल पर एटम आपको मिला। इसी को अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करना चाहते हो तो 13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको मिलेगा। इसका मतलब ये है कि जो टोटल एनर्जी है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z² अपॉन n² बच्चों। और अगर रेशियो निकालेंगे तो E1 अपॉन E2 दो केमिकल स्पीसीज के डिफरेंट ऑर्बिट में एनर्जी का रेशियो अगर आपको निकालना है तो Z1² अपॉन n1² इंटू n2² अपॉन Z2 हो जाएगा। अब फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन के लिए एनर्जी की वैल्यू फाइंड करोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए क्या आएगा आपका, देखिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड के लिए आएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड के लिए क्या आएगा बच्चे 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ के लिए आएगा 0.85, फिफ्थ के लिए आएगा माइनस 0.25 और सिक्स के लिए आएगा माइनस 0.34 वोल्ट। ये समझ में आ गया। तो फॉर्मूला आपके पास आ गया है बच्चे, वॉट माइनस 13.6 Z² अपॉन n²। मोस्टली इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे बच्चों टू फाइंड एनर्जी ऑफ वेरियस ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग। तो फर्स्ट ऑर्बिट में एनर्जी की वैल्यू माइनस 13.6 है। अब आप ये बताइए इस माइनस का क्या मतलब है बच्चों, व्हाट डू यू मीन बाय माइनस, ये माइनस चार्ज क्यों है एनर्जी में, तो जरा आप ध्यान से देखो, ये आपके पास है न्यूक्लियस, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, फिफ्थ, सिक्स और ये इन्फिनिटी है, मान लो इन्फिनिटी। देखो माना गया कि अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है तो इसकी वैल्यू, इसकी जो एनर्जी लेवल होगी वो जीरो होगी। अब सवाल यह है इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी का क्या मतलब है। तो देखो बच्चों ये न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव चार्ज। इन दोनों के बीच क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा नहीं करेगा। और जब भी आप दो अपोजिट चार्ज को पास लाओगे तो उनकी एनर्जी घटेगी। दो अपोजिट चार्ज को जब आप पास लाते हो तो उनकी एनर्जी घटती है और सेम चार्ज को पास लाते हो तो उनकी एनर्जी बढ़ती है। गेटिंग और नॉट। तो देखो माना गया कि अगर न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस से बिल्कुल बाहर है, इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से कोई लेना देना नहीं है, इसका इस पे या इसका इस पे कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, तो आप कहेंगे ये इन्फिनिटी पे है। इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से इतनी दूरी पे ले आओ कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो हो जाए, तो अब आप कहोगे हमारा इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है। गेटिंग। और उस टाइम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी वैल्यू है वो जीरो होगी बच्चों। फिर आप क्या करिए, अब इसको न्यूक्लियस के पास ले जाइए, तो जब पास ले जाएंगे तो एनर्जी घटेगी, तो जीरो से घटेगी तो माइनस में ही आएगी ना बच्चे, नहीं आए समझ में। तो घटते घटते जब 1 पे पहुंचे आप तो यहां पे एनर्जी आ गई माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे घूम रहा है, तुम बाहर से इसको इतनी एनर्जी दे दो, फिर से इन्फिनिटी पे भाग जाएगा, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन। आगे बढ़ोगे, सेकंड पे अगर आया तो देखो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उसी तरह से -1.5, देन 0.85, देन 0.54, देन 0.38। तो इन दिस वे आप हाइड्रोजन के एनर्जी को डिटेक्ट कर सकते हो इन वेरियस ऑर्बिट। और अगर आपने हाइड्रोजन की एनर्जी को डिटेक्ट कर लिया इन वेरियस ऑर्बिट, देन यू कैन फाइंड हीलियम आयन, लिथियम डुप्लेट आयन, बेरिलियम ट्रिपलेट आयन, सभी की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो इजी वे में। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ पा रहे हैं बच्चों। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे पास है हीलियम, ये हमारे पास है लिथियम, और ये हमारे पास है बेरिलियम ट्रिपलेट आयन। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं बच्चों हम लोग। ठीक है, ये आपका फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। कहे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सिक्स ऑर्बिट एनर्जी बताइए किसके लिए? हीलियम आयन के लिए। तो अगर आपने हाइड्रोजन के लिए वैल्यू याद रखा है तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। क्यों परेशानी नहीं होगी बच्चों? क्योंकि आपने जो वैल्यू फाइंड किया है वो एक्चुअली ये फाइंड किया है, z की वैल्यू 1 है। तो अब फर्स्ट ऑर्बिट में जो इनकी एनर्जी वैल्यू आएगी वो -13.6 इंटू 4 आएगी। जो सेकेंड आएगा वो -3.4 इंटू 4 आएगा। जो थर्ड में आएगा वो -51 इंटू 4 आएगा। और ये जो आएगा 0.85 इंटू 4 आएगा। ये जो 0.54 इंटू 4 आएगा। और 0.35 कितना भाई? 0.38 इंटू 4 आया। तो अगर आपने इन वैल्यूज को रट लिया तो बाकी के लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसके टॉपिक नंबर से मल्टीप्लाई करना है स्क्वायर करके। ठीक है, तो यहां पे देखिए हीलियम के लिए हमने सबको 4 से मल्टीप्लाई कर, हीलियम का निकल गया। लिथियम के लिए सबको 9 से मल्टीप्लाई कर दो, और बेरिलियम के लिए सबको अब 16 से मल्टीप्लाई कर दे भाई। किसको? ये वाली वैल्यू को। देखो जादू हो गया, इस पे 25 क्वेश्चन बना लो, 50 क्वेश्चन बना लो, 100 क्वेश्चन बना लो, बहुत सारे क्वेश्चन बना लो। नहीं, एनर्जी जिसकी भी पूछे, जहां भी पूछे, आप फटाफट 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 बना दोगे। नहीं तो लेकिन इसके लिए आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी होगी। ये सारे डेटा याद होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ये कैसे कैसे कैलकुलेशन हुआ है। ये था मैथमेटिकल ट्रीटमेंट ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। ठीक है, अभी इसमें और कुछ हम लोग स्टडी करेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में मैं आगे कंटिन्यू करूँगा फ्रॉम हेयर। तब तक आप अपना ख्याल रखो बच्चों और खूब पढ़ाई करो, दिल लगा के पढ़ाई करो, बहुत काम आएगा।